प्रिया, ये नाम अब बहुत चर्चित हो गया है। भारत की एक कन्या जो कि यमन में जाती है और कुछ ही समय में यमन में एक नर्स के तौर पे अपॉइंटेड हो जाती है। कुछ समय वहाँ बड़े अच्छे से कार्य करती है और कार्य करने के बाद में भारत वापस आती है। भारत वापस आने के बाद में उसकी शादी उसके माता पिता की इच्छा से एक व्यक्ति के साथ कर दी जाती है और कुछ समय बाद वो भी यमन को उसके साथ ही वापस हो जाता है। वहाँ वो भी एक नौकरी पाता है, किंतु उसकी नौकरी इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि दोनों आपस में एक इच्छा अनुसार वो रह सकें। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी एक बच्ची को जन्म देते हैं। बच्ची के जन्म के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में निमिषा का पति वापस भारत आता है और यहाँ पर ई रिक्शा स्टार्ट कर देती है। निमिषा क्योंकि उसने नर्स का कार्य किया था और कई अच्छे कार्य भी किए, वहाँ कईयों के बच्चों को जन्म कराया, कुछ मदद की। ऐसे ही एक स्त्री के बच्चे के समय उसके पति से उसकी दोस्ती हो जाती है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वो उस स्त्री के माध्यम से उसके पति से बात करती है कि नर्स में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, मैं एक छोटा सा अपना केमिस्ट की शॉप करना चाहती हूँ। यमन के नियम अनुसार केमिस्ट की शॉप ओपन करने को उसे वहां के किसी नागरिक को साझेदार बनाना पड़ता है। तो वो उस स्त्री जिसको वो जानती थी, उसके पति जो कि कपड़े का व्यापार करता था, उसके साथ दोस्ती करती है और एक बार दोनों वापस भारत आते हैं। भारत आने के बाद में उस स्त्री का पति जो कि निमिषा के साथ आया था, उससे कुछ फोटो चुराता है और उनको एडिट करता है और एडिट में ऐसे शो कराता है जैसे कि निमिषा उसकी पत्नी है। अब केमिस्ट की शॉप से जितना प्रॉफिट होता था वो उसका जो साझेदार बना था यमन का, वो सब खा रहा था और उसका शारीरिक शोषण भी कर रहा था क्योंकि उसका पति तो भारत में था। कुछ हद तक बातें इतनी खराब होती हैं कि निमिषा को उसको नशे का इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसका पासपोर्ट दे रहा था, ना भारत जाने दे रहा था और उसको अपनी पत्नी के रूप में दिखा रहा था। निमिषा ने एक दो बार थाने में जाके, यमन के थाने में जाके उसकी सूचना भी दी, जहां पर यमन के अधिकारियों ने निमिषा को 6 दिनों को अरेस्ट किया, क्योंकि उसने फोटोज कुछ इस प्रकार से दिखाए थे एडिट करके कि ये मेरी पत्नी है और मुझे जो है पत्नी सुख से वंचित किया जा रहा है। निमिषा पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, तो उसने अपना पासपोर्ट प्राप्त करने को उस इंसान को जो कि उसका साझेदार था, यमन का था, उसको इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। किंतु इंजेक्शन से उसे बेहोशी नहीं हुई, तो उसने उसे ओवरडोज दी और ओवरडोज में उसकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के बाद निमिषा उसके टुकड़े करती है और टुकड़े करके वाटर टैंक में बहा देती है। इसकी जानकारी जब यमन के अधिकारी, थानाधिकारी वर्ग को पता होता है तो वो निमिषा को अरेस्ट करते हैं। ये तकरीबन 2020 की दास्तान है और अरेस्ट करने के बाद में उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। अब निमिषा का परिवार भारत में यहाँ के जो मंत्रीगण थे उनसे संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद में एक मिशन बनाया जाता है निमिषा को बचाने का। मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट से नेताओं के माध्यम से या जो हमारे अधिकारी करते हैं उनके माध्यम से उनको खून के एक्सचेंज में कुछ पैसे देने की बात भी होती है, जो काफी अमूल्य थी, किंतु उसका परिवार नहीं मानता और वो निमिषा को फांसी की मांग करता रहता है। निमिषा की माताजी यमन में ही मौजूद हैं, जो निमिषा से भी बातचीत करती हैं और उस परिवार से भी बातचीत करती हैं जिनका कि पति मारा गया था। वो निमिषा का पति दर्शा जरूर रहा था, किंतु निमिषा का पति था नहीं। वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसके पास सब कुछ था, किंतु परिवार नहीं मानता और निमिषा को मृत्यु की मांग करता है। अब ये मैटर वहाँ यमन के सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस सजा की अनुमति दे देता है और 16/7/2025 में इस सजा का दिन मुकर्रम कर दिया जाता है। आज भी
निमिषा की माताजी यमन में ही हैं और वो अभी भी प्रयास में हैं कि शायद उस इंसान का परिवार मान जाए और उसको मनी देकर निमिषा की या तो सजा कम करा दी जाए या फिर उसको फांसी से बचाया जा सके। किंतु अब एक दिन शेष है, देखते हैं समय का ऊंट किस तरफ जाता है।